आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा है कि एक क्रमबद्ध तरीके से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और उसके बाद हड़प्पा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हड़प्पा के उद्भव, उसके विकास, विस्तार, इन और महत्वपूर्ण स्थलों से जो महत्वपूर्ण साक्ष्यों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उन सारी बातों का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं हड़प्पाइयों के सामाजिक जीवन। हम सामाजिक जीवन को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और हम यह देखेंगे कि अभी तक हमारे सामने जो साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं के आधार पर हड़प्पाइयों का सामाजिक जीवन की एक सामान्य रूपरेखा हम लोग खींचेंगे। दरअसल बात यह है कि हड़प्पाइयों के बारे में जो जानकारी है वो पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से ही हमें मिलती है। और इनमें भी भले से हड़प्पाइयों को भाव चित्रात्मक लिपि का ज्ञान था, उन्होंने लिखा भी, लेकिन उनकी लिपियां आज तक पढ़ी नहीं गई हैं। तो लिपियों के माध्यम से हम हड़प्पाइयों के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जो प्राप्त प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, खुदाई के दौरान मिले हुए हैं, उनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे और किन आधारों पर हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को रेखांकित करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, नगरों के निर्माण तथा मकानों के आकार में अंतर की वजह से, नगरों के निर्माण एवं मकानों के आकार की अंतर की वजह से हड़प्पा वर्ण विभाजन का संकेत देता है। वर्ण कहिए या कहिए वर्ग विभाजन का संकेत देता है। जैसे हम पहली तो यही है कि यहाँ वर्ग भेद भी मिलेगा और वर्ण व्यवस्था का भी संकेत मिलेगा। जैसे पूरे हड़प्पाई सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण नगर है, सामान्यतः उन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्रशासनिक क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र। लेकिन धौलावीरा एक अपवाद है जिसका विभाजन दो भागों में ना करके तीन भागों में किया गया है। तो यहाँ पर जो भी रहने वाले लोग हैं, उसका जो भी आधार होगा, उस आधार पर जो विभाजन किया गया, उसे कहीं न कहीं वर्ग भेद निकल कर के सामने आ रहा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से जो हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, जैसे वर्ण के बारे में अक्सर देते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे आपको जो वर्ण या कहिए पुरोहित, यहाँ पर योद्धा वर्ग होगा या क्षत्रिय कह दीजिए, वैश्य, श्रमिक। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम यह कयास लगाते हैं कि संभवतः हड़प्पाई समाज चार वर्णों में विभक्त था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से बहुत ऐसे स्थल प्राप्त हैं, या कहा जाए यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हैं, जहाँ से हमें पुरोहित या विद्वान जैसे वर्ग के होने की एक संभावना प्रकट होती है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं यहाँ पर पुरोहित जैसे लोग जरूर रहे होंगे जो यज्ञीय कर्मकांडों को संपादित करवाते होंगे। और ऐसे कालीबंगा से भी आपको देखने को मिल जाएगा, लोथल से भी आपको देखने को मिल जाएगा यज्ञ। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में एक ऐसा भी वर्ग था जिसे सामान्यतः लोग पुरोहित कहा करते थे। इतनी बड़ी नगरीय व्यवस्था थी, सुरक्षा के निमित्त तो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किए गए होंगे। और जब हम कुड़ाल से देखते हैं तो हमें चांदी का मुकुट देखने को मिलता है। मुकुट वगैरह की परंपरा सामान्यतः क्षत्रिय
वर्ण में या कहिए उसमें ज़्यादा प्रचलन में थी, तो कुणाल से हमें चांदी का मुकुट प्राप्त हो रहा है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त है? कुणाल से प्राप्त है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उस मुकुट के आधार पर, कुछ ऐसे तीर तलवार के आधार पर, या सामान्यतः माना जाता है कि यहाँ पर क्षत्रिय या योद्धा जैसा एक वर्ग भी रहा होगा। और पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता आप देख रहे हैं एक नगरीय सभ्यता थी और नगर में व्यापार का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो ये भी देखा जा रहा है कि ऐसा वर्ग होगा जिसका संबंध समाज में स्पष्ट है, 4 वर्णों में आधारित था। पुरोहित, योद्धा, वैश्य से रहा होगा, क्योंकि वह व्यापार में अपनी महती भूमिका निभा रहा था। और उसी व्यापार के चलते आप देख रहे हैं हड़प्पा जैसे नगरों का उदय हुआ। वही हड़प्पा स्थल से हमें एक श्रमिक बस्ती का प्रमाण प्राप्त हो रहा है। श्रमिक बस्ती का प्रमाण प्राप्त हो रहा है। तो इन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पाई जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें पुरोहित, योद्धा, वैश्य और श्रमिक शामिल थे। मिलान करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्रमिक बस्ती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त है, तो आपका उत्तर हड़प्पा होगा। इसी प्रकार से चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त है, तो आप देख रहे हैं कुणाल से बात होगी। और यज्ञ वेदिकाओं के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कहाँ पर आयताकार, कहाँ पर वर्गाकार, कहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ एक साथ मिली हुई हैं। तो इन सारे संदर्भों में आपसे बात हो चुकी है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पाई समाज 4 वर्णों में विभक्त था। लेकिन इस वर्णों में विभक्त होने के बाद वर्ग भेद भी था। आप देख रहे हैं उत्खनन के दौरान यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि किसी के भवन 1 मंजिले हैं, किसी के 2 मंजिले हैं और किसी के बहुमंजिले हैं। समाधान पद्धति में भी हमें भेद देखने को मिलता है। नगरों का विभाजन भी निचला नगर और आप देख रहे हैं कैसे दुर्ग टीले के रूप में किया गया है। तो यहाँ कथन कारण के प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि हड़प्पा समाज में वर्ग भेद आधारित समाज था या वर्ग भेद व्याप्त था। और कारण है कि हड़प्पा नगर का विभाजन 2 भागों में किया गया है। या आप देख रहे हैं धौलावीरा का विभाजन 3 भागों में किया है। कई बार प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसका विभाजन 2 भागों में ना करके 3 भागों में किया गया है। और आप देख रहे हैं दुर्ग क्षेत्र, निचला नगर और मध्य क्षेत्र। तो आप दुर्ग भी देख रहे हैं, निचला नगर भी देख रहे हैं और मध्य क्षेत्र भी देख रहे हैं। एकमात्र स्थल है धौलावीरा जिसका विभाजन 2 भागों में ना करके 3 भागों में किया गया है। तो यहाँ हमें यह भी देखना है हड़प्पाई समाज समानता 4 वर्णों में विभाजित था। और देख रहे हैं उसके आधार हैं। हड़प्पा से मुझे श्रमिक बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कुणाल से मुझे चांदी का मुकुट मिला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कालीबंगा हो, चन्हूदड़ो हो, ऐसे लोथल वगैरह बहुत ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हैं। ठीक, अब आगे हम चल रहे हैं। यहाँ जो कंकाल मिले और जब उनका परीक्षण किया गया तो पता चला यहाँ पर 4 प्रकार की प्रजातियाँ विद्यमान थी। 4 प्रकार के लोग रहा करते थे। चूँकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ था। और ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ के कंकालों के आधार पर हम यह जानते हैं कि इन प्रजातियों का संबंध किसी एक प्रजाति से नहीं था, बल्कि यहाँ पर कमोबेश लगभग 4 प्रजातियाँ विद्यमान थी। उनमें जो सर्वाधिक थी वो भूमध्य सागरी थी।
सर्वाधिक कौन थी? भूमध्य सागरी। जबकि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त है, और इस प्रतिमा का संबंध किस प्रजाति से लगाया जाता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जबकि मंगोलाइड में आप देख रहे हैं योगी की प्रतिमा प्राप्त है। योगी की प्रतिमा का संबंध कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी प्रतिमा का संबंध कहाँ से है? मंगोलाइड से। और अल्पाइन की संख्या बहुत कम हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एक मिलान करने वाले जो प्रश्न बन रहे हैं आजकल, उनमें यह भी हो सकता है कि पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्तकी की प्रतिमा किस प्रजाति से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं? तो भूमध्य सागरी। योगी की प्रतिमा का संबंध किस प्रजाति से है? तो मंगोलाइड। और अल्पाइन आप देख रहे हैं बहुत कम संख्या में मिले हुए हैं। बहुत सारे विद्वानों का यह भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कोई और नहीं भूमध्य सागरी थे, क्योंकि इनकी संख्या हमें सर्वाधिक प्राप्त है। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर नीग्रो प्रजाति के लोग नहीं पाए गए हैं। अक्सर विकल्प में यह मिलेगा आपको उपरोक्त सभी के रूप में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, हो सकता है भूमध्य सागरी, और एक निग्रो प्रजाति दे दिया जाए और पूछा जाए आपसे 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो यहाँ पर निग्रो प्रजाति के लोग नहीं पाए जाते हैं, बल्कि जो पाए जाते हैं वो भूमध्य सागरी हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, मंगोलाइड हैं और अल्पाइन हैं। इनकी अपनी शारीरिक संरचना है, उनके बनावट में काफ़ी अंतर है, तो वो हमारा विषय नहीं है। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण यही है कि जो यहाँ पर हमें मूर्तियाँ प्राप्त हैं, प्रतिमाएं प्राप्त हैं, उनका संबंध किस प्रजाति से है, हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, ये जानना जरूरी है कि निग्रो प्रजाति के लोग यहाँ नहीं पाए जाते थे। आगे चलते हैं हम लोग। कथन कारण के प्रश्न में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री मूर्तियों की संख्या देखते हुए अनुमान किया जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। तो याद हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ तो वहाँ पर जो मूर्तियाँ प्राप्त हैं उनमें सर्वाधिक मूर्तियाँ पशुओं की प्राप्त हैं। लेकिन अगर हम खास तौर पर देखा जाए कि मानव मूर्तियों में सबसे ज़्यादा किसकी मूर्तियाँ प्राप्त हैं, तो वो है स्त्री की। अगर इस तरीके का प्रश्न बनता है कि हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक समाज था क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मूर्तियाँ मात्र देवी के प्राप्त हैं या स्त्री के प्राप्त हैं, तो कथन तो सही होगा, कारण गलत हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक जो मूर्तियाँ प्राप्त हैं वो स्त्री की नहीं, बल्कि कहा जाए मानव की नहीं, बल्कि पशुओं की प्राप्त है। लेकिन अगर यहाँ पर यह लग जाए कि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और क्योंकि मानव मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियाँ स्त्री या मात्र देवी की प्राप्त है, तो कथन कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी घर से लेकर के बाहर तक में। यही नहीं, कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं अपनी महती भूमिका निभाती थी। तो आप देख रहे हैं जिसके चलते हुए यह पूरा समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। तो इस सभ्यता में हम वस्त्रों पर देख रहे हैं कि जो समाज में लोग रहते थे वो ऊनी और सूती वस्त्र भी धारण करते थे। हड़प्पाई सूती वस्त्रों के प्रथम प्रयोक्ता और नियोक्ता भी थे। इन्होंने पहली बार सूती का प्रयोग भी किया और वस्त्र भी बनाए। उसके प्रमाण हमें कई जगह से, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चन्हूदड़ो हो, आलमगीरपुर हो,
यहाँ से हमें सूती कपड़ों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पाई ऐसा नहीं कि सूती कपड़े जो बनते थे वो सादे पहनते थे, सादे नहीं बल्कि उन्हें कलर करा करके भी पहना करते थे। हमने बताया कि हड़प्पाई जो थे बड़े उपयोगितावादी तो थे ही, लेकिन सुंदर दिखने के लिए कई यत्न और जतन भी किया करते थे। और आप देख रहे हैं उनके कपड़े कई कलर में हुआ करते थे और इसका प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से हमें रंगाई कुंड प्राप्त है। रंगाई कुंड प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? लोथल से, जो ये बताता है कि रंगराज मतलब कपड़े को रंगने वाले लोग भी हुआ करते थे और उस कुंड में कपड़े की रंगाई की जाती थी। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो तिपतिया साल ओढ़े, आगे हम बात भी कर रहे हैं कि ये है भी यहाँ पर मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की प्रतिमा प्राप्त है और उसके वस्त्र तिपतिया साल से अलंकृत हैं। तो हम देख रहे हैं कैसे तिपतिया साल से। तो हड़प्पाई सूती वस्त्र के प्रथम प्रयोक्ता और नियोक्ता भी थे। हम यह भी देख रहे हैं कि हड़प्पाई सादे नहीं बल्कि कलर युक्त कपड़े भी पहनते थे। लोथल से इसका प्रमाण प्राप्त होता है रंगाई कुंड के। और यही नहीं, ये प्रिंटेड वस्त्र भी धारण करते थे। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा पर जो प्रतिमा वस्त्र को ओढ़े हुए है उस पर तिपतिया अलंकरण हमें दिखाई पड़ता है। तिपतिया अलंकरण दिखाई पड़ता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा, ऐसा भी हो सकता है पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, तिपतिया ओढ़े हुए पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है। कथन में आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, और कारण में भी आ सकता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा में तिपतिया अलंकरण से युक्त है। तो यहाँ दोनों चीज़ें सही दिखाई पड़ रही हैं, भले से एक दूसरे की पुष्टि नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ये सूचनार्थ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आपको पता है कि जो हमारे पूर्वज थे या हड़प्पाई लोग थे, ये इनका खान पान कैसा था, पहनावा कैसा था, रहन सहन क्या था। तो पहनावे में हम लोगों ने देखा कि ये ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनके वस्त्र अलंकृत हुआ करते थे, कलर्ड रकाई से युक्त हुआ करते थे, और इन सारी बातों का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थल से देखने को मिलता है। हमने यह भी चर्चा हुई कि मोहनजोदड़ो से चांदी के जार पर लिपटे हुए सूती कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। और फिर बात हुई कि यहाँ के लोग वस्त्र सादे और कढ़ाई दोनों पहनते थे। आज भी देखा जाए वर्तमान समाज में भी बहुत सारे लोगों को सादा कपड़ा बिल्कुल पसंद है, किसी प्रकार का प्रिंट नहीं चाहिए। वाइट कुर्ता लेंगे या महरून लेंगे या किसी प्रकार के कुर्ते का रंग लेंगे, लेकिन उसको प्रिंट में वो किसी प्रकार का उनका विश्वास नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको प्रिंटेड ही चाहिए। दुकान पर जाते ही पहले बोलते हैं कि बढ़िया दिखाना काटन का और प्रिंटेड होना चाहिए, अच्छा प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हड़प्पाई समाज में भी कमोबेश इसी प्रकार का प्रचलन था, और उसी प्रचलन के आधार पर या कहिए कि वो आज हमें समझ है, तभी हम हड़प्पाइयों का भी मूल्यांकन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इनके जो स्लाइड में था 3-4 बातें हमें महत्वपूर्ण रखनी है कि हड़प्पाइयों का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, और मानव मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियां स्त्रियों की हैं। लेकिन ओवरऑल मूर्तियों की अगर हम बात करें तो उसमें पशुओं की मूर्तियां प्राप्त हैं सबसे ज़्यादा। दूसरी प्रमुख बात थी कि इस सभ्यता में जो ऊनी और सूती वस्त्र का प्रचलन था, यहाँ के लोग कहीं न कहीं देखा जाए ऊनी और सूती वस्त्र धारण किया करते थे। सूती वस्त्र के हड़प्पाई प्रथम प्रयोक्ता और नियोक्ता थे। ये वस्त्र प्रिंटेड हुआ करते थे और आपने देखा ये कलर युक्त हुआ करते थे, अर्थात हड़प्पाई सादे तथा अलंकृत या रंग से युक्त दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं
अनाजों के अवशेष तथा घरों के अंदर पाई गई। आप देख रहे सामाजिक जीवन में है, यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो हड़प्पाई हैं वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पाई मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। क्यों थे? कि यहाँ से अनाजों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, और अवशेष भी नहीं प्राप्त होते हैं, हमें कुछ अन्नागार भी प्राप्त हैं। पहले हम यहीं पर चर्चा कर देते हैं कि पूरे हड़प्पा सभ्यता की अगर सबसे बड़ी कोई इमारत है तो अन्नागार है, और वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। यानी हड़प्पाई, हमने बताया था इससे पहले, कालीबंगा से प्रमाण प्राप्त होता है कि एक साथ 2 फसल बोने का, कृषि करने का, और अगर कृषि को बहुत तकनीकी ढंग से करने का, और आप देख रहे हैं उससे अवशेष का उत्पादन भी हो रहा है। हड़प्पाई बहुत समझदार थे, समझ रखते थे, अनाज को बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि अनाजों को अन्नागार में सुरक्षित संरक्षित रखते थे। और यही नहीं, आप देखिए तो उत्तम कोटि का जौ, जैसे हम लोगों ने बनावली के संदर्भ में, चावल के बारे में भी हमने लोथल से, रंगपुर से भूसी के बारे में सारे संदर्भों में आपसे बात हो चुकी है। तो ये प्रमाण है कि हड़प्पाई फसल भी करते थे, मतलब उगाते थे, और 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। और इनमें अगर रबी और खरीफ की हम बात करें तो वो रबी की फसल सबसे ज़्यादा उगाते थे। यहाँ की जो जलवायु थी वो रबी की फसल के अनुकूल थी। और ये भी हमें देखना है कि विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं उनके हमें प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, और उनको सुरक्षित रखने के लिए मुझे अन्नागार मिलता है। और सबसे बड़ी, या कहा जाए इमारत जो है हड़प्पा सभ्यता की, वो अन्नागार है, जो कि मुझे मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। यही नहीं, घरों के कुछ हड्डियाँ हमें यज्ञ में भी मिली हुई हैं, जिससे पता चलता है कि बलि प्रथा का प्रचलन रहा होगा। ये हम धर्म दर्शन में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी हड्डियाँ मिली हुई हैं जिनकी पीसेस, मतलब पीस किए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस तरह का प्रचलन रहा होगा हड़प्पाई समाज में कि कुछ लोग मांसाहारी भी रहे होंगे। तो अर्थात हड़प्पाई जो समाज था वह सर्वाहारी था, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। देख रहे हैं जौ, चावल, बाजरा, शहद, भेड़, बकरी आदि खाद्य पदार्थों, मतलब सबका खाद्य पदार्थों में ये प्रयोग करते थे। ये बकरी और भेड़ का भी मांस खाते थे। जौ, चावल, बाजार सामान्यतः आपको हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से आपको देखने को मिल रहा है। उत्तम कोटि का जौ भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, बाजरा भी मिल रहा है। यानी हड़प्पाई, हमें जानना है कि केवल शाकाहारी नहीं थे बल्कि मांसाहारी भी थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, इसके प्रमाण भी प्राप्त हैं। हड़प्पाई कृषि भी करते थे। हम लोग अभी आर्थिक जीवन में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, उसके प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार का प्रयोग करते थे। और यही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण अनाज हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हैं, इनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे हम देख रहे हैं हड़प्पाई मनोरंजन के साधन के तौर पर मछली पकड़ना, जैसे शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पासा खेलना, और यही नहीं, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा का प्राप्त होना, लोथल से शतरंज की गोटियां और 2 बोर्ड प्राप्त हैं। ये एक सामान्य फैक्ट है। लेकिन हमें यह देखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मनोरंजन के साधन के तौर पर मछली भी पकड़ते थे। इसका प्रचलन आज भी है। आप देख रहे हैं, जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ आज भी मछली पकड़ना लोग कुछ व्यवसाय के निमित्त पकड़ते हैं, कुछ मनोरंजन के निमित्त पकड़ते हैं। इसी प्रकार से शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने की परंपरा गांव वगैरह में अभी कुछ समय पहले ही विद्यमान थी, और अभी भी कुछ जगह विद्यमान है कि जो लोग आपस में लड़ाते हैं। पशुओं को लड़ाने की बात अभी भी देखा जाए दक्षिण भारत में, मतलब बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। इसी प्रकार से पासा खेलना, दिवाली आप देख रहे हैं आ ही रही है, बहुत सारे लोग शतरंज, पासा या कुछ इस प्रकार के जुआ वगैरह खेल करके लोग इसे जगाने का प्रयास करेंगे, और समाज में आज भी इनका प्रचलन है। भले से कानूनी रूप से इसे अवैध घोषित किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा को देख के लगता है कि लोग नृत्य
के माध्यम से भी मनोरंजन किया करते थे। और सबसे खास बात है कि दूरदर्शन नहीं, पास के दर्शन, मतलब सामने जो हमारे यहाँ मध्यकाल में, उससे पहले कहा जाए प्राचीन काल में, लोगों के समक्ष बैठ करके और जो नृत्य करने की परंपरा थी, जैसे आजकल ऑर्केस्ट्रा वगैरह का प्रचलन है, आप देखते ही हैं, तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी जो पुरानी परंपराएं थी वो फिर पुनः जीवित होने लगी हैं और लोग उसका ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपेक्षाकृत जो भी आपके चलचित्र वगैरह में नृत्य वगैरह संगीत दिखाई पड़ता है उसकी तुलना में। और यही नहीं, देख रहे हैं कि इसके कम वस्त्र इस बात का संकेत करते ही लगता है हड़प्पा समाज में वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथाओं का भी प्रचलन रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में या उसके सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहाँ से जो नर्तकी की प्रतिमा देखने को मिलती है, इसके शरीर पर वस्त्र नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये आभूषण ही हैं। और आप देख रहे हैं कैसे आभूषणों के माध्यम से यह स्त्री सुंदर दिखने का प्रयास कर रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोथल से हमें शतरंज की गोटियाँ और 2 बोर्ड प्राप्त हैं, यानी ये कहीं न कहीं शतरंज भी खेला करते हैं। इसके अलावा धौलावीरा में एक स्थल है जूनी कुरान, जूनी कुरान, यहाँ से हमें स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हैं। और जो स्टेडियम का प्रमाण हमें प्राप्त है, आप देख रहे हैं, वो इस बात का संकेत करता है कि यहाँ पर कोई बड़े खेल का आयोजन किया जाता रहा होगा। तो हमने यहाँ कहा कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है उनमें मनोरंजन के तौर पर ये चीज़ें थी। और ये हड़प्पा सभ्यता के लोग सुंदर दिखने के लिए विभिन्न प्रकार का भी इंतजाम किया करते थे। आपको पता है कि प्राप्त मूर्तियों के आधार पर यह पता चलता है कि हड़प्पाई 16 प्रकार से अपने बालों को बनाया करते थे। आज जो बड़ी परंपरा है बाल बड़े बड़े रखने के, ये परंपराएं हड़प्पाइयों में विद्यमान थे। आप देख रहे हैं योगी के बाल इतने हैं कि हवा में उड़ रहे हैं। जो योगी की प्रतिमा प्राप्त है उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं। और चहुंदड़ों से मुझे सौंदर्य प्रसाधन बाक्स के प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कॉस्मेटिक बाक्स मुझे प्राप्त है। और आप देख रहे हैं उसमें इत्र रखने का हो, चाहे आई लाइनर की बात हो, लिपस्टिक की बात हो, वो सारी जो भी आभूषण या सुंदर दिखने के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करना है कॉस्मेटिक बॉक्स के अंदर, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यानी हड़प्पाई सुंदर दिखने के लिए आभूषण भी धारण करते थे, सुंदर वस्त्र भी पहनते थे और विभिन्न प्रकार के जो भी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उनका भी वो प्रयोग करते थे। तो हमने, और यही नहीं, मनोरंजन में आपने भी देखा। और समाज में समाधान का भी प्रचलन था, समाज में समाधान का भी प्रचलन था। जैसे अगर हम देखें समाधान के तौर पर, तो यहाँ पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, कलश युक्त समाधान सब देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ विशेष समाधान है जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखें कि ताबूत में रख कर दफनाने का प्रमाण हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। R37 कब्रिस्तान की चर्चा करेंगे हम। तो ताबूत में रख करके भारत में दफनाने की परंपरा नहीं थी। ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से लोग आए होंगे और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई होगी और इस प्रकार की परंपराओं में जैसी परंपराएं थी उनकी, उसी तरह की परंपराओं का पालन करते हुए उनको दफना दिया गया। और आप देख रहे हैं इसका प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसी प्रकार लोथल से हमें युगल समाधान, युगल समाधान हमें प्राप्त है। कहाँ से? लोथल से। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, कहाँ से प्राप्त है? लोथल से हमें युगल समाधान, एक ही कब्र में 2 लोगों के दफनाए जाने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है और कम से कम ऐसे 3 कब्रें प्राप्त हैं। तो ध्यान हमें रखना है कि बहुत सारे विद्वानों ने तो कह दिया कि ये सती प्रथा का उदाहरण है, लेकिन लिंग की पहचान ना होने के कारण विद्वान इसे या नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि समाज में युगल समाधान का भी
प्रचलन था या कुछ ऐसे कारण हो गए होंगे जिसके कारण दोनों को एक साथ दफनाना पड़ा होगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है, जिसका प्रमाण हमें रोपड़ से प्राप्त होता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो प्राचीनतम प्रमाण हमें मिलेगा वह बुर्जहोम से मिलेगा। जब शब्द प्राचीनतम जुड़ा होगा प्रश्न में तो उसका उत्तर होगा बुर्जहोम। लेकिन अगर हड़प्पा जुड़ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है, तो उत्तर आपका रोपड़ हो जाएगा। युगल समाधान के बारे में चर्चा होगी, लोथल हो जाएगा। ताबूत पे रख करके कहाँ पर समाधान पद्धति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। भारत में जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उनका परीक्षण करने पर पता चलता है कि हड़प्पा में अधिकांश लोग गठिया से प्रभावित थे। जैसे आज की समस्याएं गठिया बनती जा रही है, वैसे हड़प्पाई समाज भी गठिया से बहुत ज़्यादा पीड़ित था और ऐसा कंकालों को देख करके या प्राप्त होता है। विद्वान कयास लगाते हैं। तो इस तरीके से हम हड़प्पाई समाज के सामाजिक जीवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था या नहीं था, वर्ग भेद था या नहीं था, कितनी प्रजातियाँ थीं, उन प्रजातियों का कहाँ किनसे क्या संबंध था। हम लोगों ने इनके खान पान के बारे में चर्चा किए, इनके वस्त्र के बारे में चर्चा हुई, आभूषण के बारे में चर्चा हुई, इनके पहनावे के बारे में चर्चा हुई। और यही नहीं, हम लोगों ने यह भी देखा कि ये मनोरंजन के तौर पर किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। और अंतिम में ये समाधान पद्धति के बारे में भी देखा। और हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के समाधान से भी परिचित थे, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। दाह संस्कार पूरी तरह से चीज़ों को, मतलब जो बॉडी है, शरीर है, मरने के बाद उसे जला देना। तो इस तरीके से भी देखा। मनोरंजन में हम लोगों ने खास तौर पर देखा कि मछली पकड़ने से लेकर शिकार, पशु पक्षी, मतलब लड़ाना, पासा खेलना, आज भी इन बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के साधन रहे जो हड़प्पाइयों के, वो कमोबेश वर्तमान में भी विद्यमान हैं। तो ये अलग बात है कि वो लोग मनोरंजन करते थे और आज लोग मन को ही रंजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनोरंजन के साधन के तौर पर हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण प्राप्त हैं, जानकारी होता है किस तरीके से वो मनोरंजन का इंतजाम करते थे अपने जीवन में। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ सामाजिक जीवन पर चर्चा किए हैं। आगे का जो हमारा क्लास होगी वो हड़प्पाइयों के धार्मिक जीवन पर होगी, आर्थिक जीवन पर होगी और कला पर होगी। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।